मैंने जब वो वीडियो देखी तो वीडियो इतनी गंदी थी। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की तो उसने कहा मैं जो मर्ज़ी करूं, तुम क्या कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। एक ऐसे नौजवान की जो यूके में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा और उसने फिर जो गलती पे गलती की और आखिरी गलती भी करने के लिए तैयार खड़ा है। क्या उसे ये गलती करनी चाहिए, ये आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। ये नौजवान यूके में पैदा हुआ, वहीं पे पला बड़ा और ये कहता है कि मेरे वालिद की एक बहन थी, एक मेरे वालिद थे। मेरे वालिद जो हैं वो यूके में सेटल हो गए, वहाँ जॉब कर रहे थे, उसके बाद वहाँ की नेशनैलिटी मिल गई और वहीं के होके रह गए और मेरी पैदाइश भी यूके में हुई। मैं 9 साल का था जब मेरी जो खाला फूफो थी उनके यहाँ बेटी पैदा हुई। उनकी बेटी जो थी वो खूबसूरत थी और बचपन में मैंने 1-2 बार उसको देखा। तब वो छोटी थी, 2-3 साल की, 4 साल की। और उसके बाद मैं यूके में ही था और मुझे अपना कैरियर बनाना था। पढ़ाई की तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो हो गई कि मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। पाकिस्तान का चक्कर नहीं लगा। वालिदैन कभी आते थे जाते थे, लेकिन मैं नहीं आ सका। अब वक्त गुजरता गया और तकरीबन मेरी उम्र जो है वो 30 साल हो चुकी थी। मेरे वालिदैन मुझे कहते थे कि बेटा शादी कर लो। मैंने अपने वालिदैन से कहा कि आप मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ दें और रिश्ता जो है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि लड़की कुंवारी हो, दीन से उसका ताल्लुक़ हो, दीन के साथ नज़दीकी हो और उसके अंदर पर्दे वाली बातें हों। अब ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई, उन्होंने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और आखिरकार उन्होंने एक दिन मुझसे जिक्र किया कि तुम्हारी जो फूफो है, उनकी जो बेटी है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन एक मुश्किल है। मैंने पूछा वो क्या है। कहते उसको बचपन में पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से उसकी एक टांग थोड़ी सी छोटी रह गई है और जब वो चलती है तो वो थोड़ा सा झुक के एक अलग सा अंदाज बन जाता है, तो वो ऐसे लगता है जैसे लंगड़ा के बंदा चल रहा है। तो ये उसमें एक ऐब है। मैंने उनकी बातें सुनी, उसके बाद मैंने कहा जी देखें ये कुदरती ऐप है और कोई मसला नहीं, आप ठीक है ओके करें। अब मैं ओके क्यों कर रहा था, क्योंकि मेरी वहाँ पर 3 साल से इंडिया की एक लड़की थी जिसके साथ दोस्ती चल रही थी और मैं उससे रिलेशन में था। हम दोनों आपस में उठते बैठते और हम इतने क्लोज़ हो चुके थे कि हम आने वाले चंद महीनों के अंदर शादी करने वाले थे। लेकिन मुझे उस लड़की की कुछ वीडियोज़ मिली। वो वीडियोज़ ऐसी थी कि जो बहुत ही ज़्यादा गंदी। अब मैं उस लड़की के पास गया हूँ, उससे जाके मैंने वो वीडियो दिखाई और रोता हुआ मैं गया हूँ और उससे जाके मैंने कहा कि ये क्या है। तो उसने मेरी तरफ देखा, उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे निकाह में नहीं हूँ और मैं तुम्हें इनकी जवाबदेह नहीं हूँ, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे मर्ज़ी गुजारूं और मैं निकाह के बाद भी तुम्हारे इन चीज़ों की जवाबदेह नहीं हूँ। लेकिन फिर भी हम मिल के बैठ के एक क्राइटेरिया सेट कर लेंगे कि हम कहाँ तक तजावज़ कर सकते हैं। जब मैंने उसकी ये सारी बातें सुनी तो मैं हैरान था। मैंने उसे कहा कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी और के साथ ये सब कुछ क्यों ज़रूरी है। मैं हूँ ना, हम शादी करेंगे फिर ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो अपनी बातों के ऊपर अड़ी हुई थी तो मैंने उसे ब्रेकअप किया और उस वक्त मैं बहुत टूट चुका था। मैं इतना स्ट्रेस में था कि मुझे इस तरह की मॉडर्न लड़कियों से नफ़रत होने लगी, क्योंकि वो जीन्स पहनती थी, बाल डाई करवाने, फैशन करना, इधर उधर घूमना और इन्जॉय करना। अब मैं चाहता था कि मुझे कोई ऐसी लड़की मिले जो दीनी हो और कंवारी हो और पर्दे का इंतज़ाम करती हो और मेरी बातचीत सुने। अब वहाँ से हम लोग पाकिस्तान आए। जब मैंने अपने वालिदैन से हाँ कर दी तो उन्होंने कहा तुम एक बार लड़की को देख लो, उसके बाद आगे फ़ैसला करेंगे। हम पाकिस्तान आए, मैंने लड़की को देखा और 2-3 बार मेरी जो उससे मुलाकात हुई वो बेड पर सोफ़े पर बैठे बैठे हुई और मैंने कहता कि ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं उसे कहूँ कि तुम उठ के चल के दिखाओ। ये उसकी तौहीन थी, कुदरती एक फॉल्ट था उसके अंदर, तो उसको मैं क्या कहता। अब मेरी बातचीत हुई चेहरे से, वो बहुत खूबसूरत थी, बातें बहुत अच्छी करती थी। मैंने अपने वालिदैन से कहा ठीक है। वहाँ पर मेरी मंगनी की गई। मंगनी के बाद मेरी शादी की रखी गई। शादी जब हुई तो उसको जब रुखसत किया गया तो एक व्हील चेयर थी, उसके ऊपर ही उसको रुखसत किया गया ताकि वो पैदल ना चले, क्योंकि इस तरह शादी के लिबास में उसका इस तरह से पैदल चलना एक कुब सा पड़ जाता था जब वो चलती थी, तो वो बहुत बुरा लगता। मुझे भी बुरा लगता अगर शायद वो पैदल चलती तो वो व्हील चेयर के ऊपर उसको रुखसत किया गया। उसके बाद हम शाम में इकट्ठे थे अपने कमरे में। मैंने उससे कुछ बातें की। जब मैंने उससे बातचीत की तो वो हर तरह से इल्म के अंदर, दीनी इल्म हो, दुनियावी हो, मुझसे 2 हाथ आगे निकली। मैं बहुत खुश हुआ और वो बहुत ही अच्छी थी और पर्देदार थी, मेरी बड़ी इज़्ज़त करती थी। कहता कि मैंने उसके साथ कुछ वक्त वहाँ बिताया। उसके बाद मैं वापस आ गया हूँ यहाँ से। उसके डॉक्यूमेंट अप्लाई किए और तकरीबन 1.5 साल लग गया उसके डॉक्यूमेंट को कंप्लीट होने में, उसका वीज़ा जो है वो अप्रूव होने में। और इस दौरान कहता है कि मैंने 8 चक्कर पाकिस्तान के लगा लिए। मेरा उसके बगैर दिल ही नहीं लगता था। मैं 8 चक्कर लगा चुका था। उसके बाद वीज़ा हुआ, उसके बाद फिर मैं उसे यूके ले गया। अब यूके पहुँचे। यूके पहुँचने के बाद मुझे ना उससे थोड़ी सी उलझन होने लगी थी ऐसा, क्योंकि वो मुझे आप कह के, सुनो कह के इस तरह बुलाती थी। मैं उससे कहता था कि मेरा नाम लो तो वो कहती नहीं मैं आपका नाम नहीं ले सकती। और भी बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ साथ जब आगे आ रही थी तो मुझे उनमें ऐसे लगता था जैसे मैंने अपने आप को किसी जाल के अंदर कैद कर लिया है।
अब मैं जब उसके साथ बाहर निकल रहा था, जिस तरह से वो चलती थी, तो मुझे वो इरिटेशन होने लगी, मुझे वो बुरा लगने लगा, क्योंकि जैसे वो चलती थी जो भी सामने से देखता था तो वो उसी की तरफ देख रहा होता था। और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली कम्युनिटी इस चीज़ को बड़ा देखती थी और उसके ऊपर तरस खा रही होती थी, और मुझे ये बहुत बुरा लगता था। मैं इस लड़की के साथ एक अजनबियत सी महसूस करने लगा हूँ और अब मैं उससे बेजार आने लगा था, और मैं सोच रहा था कि किसी तरीके इससे मेरा छुटकारा हो जाए, मैं इसको तलाक ना दूँ और ये मुझसे अलहदा हो जाए, कह के तुम जाओ। अब मेरे घर वाले जो हैं, मेरी वालिद और वालदा जो हैं, वो चाहते थे कि हमारे घर में कोई बच्चा आ जाए ताकि बच्चे की रोने की आवाज़ें इस घर को और भी खूबसूरत बनाएं। लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल बरक्स था, और मुझे यही था कि ये लड़की खुद कह दे। अगर मैंने इसे कहा तो हो सकता है मेरे वालिद जो हैं वो मुझे घर से निकाल दें और मुझे बुरा भला भी कहें। कहता कि चंद दिन गुजरे तो मेरी बीवी ने मुझे बताया कि मैं पेट से हूँ, उम्मीद से हूँ। तो मुझे कहता है एकदम से झटका सा लगा। मैंने वक्ती तौर पर एक खुशी का रिएक्ट किया, लेकिन उसके बाद मैंने उसे समझाया कि अभी तुम किसी को नहीं बताओगी। उसने कहा ठीक है। फिर मैंने ऐसा ऐसा उसको कायल करना शुरू कर दिया कि तुम इस बच्चे को हम ज़ाया कर देंगे और तुम किसी को बताओगी नहीं, ऐसे कि मैंने अभी ये करना है, वो करना है, वो करना है। हम चाहते हैं कि जब हमारा बच्चा पैदा हो तो हमारे पास ये चीज़ें हों। तो ये मामलात हैं। कहता कि वो लड़की मेरे पास बैठी रोती रही, और अगले दिन जब हमने जाना था उस रात उसने सारी रात मेरे पाँव के पास बैठ के रोई और मुझे कहा कि देखो ये जुल्म ना करो, औलाद जो है वो अल्लाह की देन है और औलाद का रिज़्क अल्लाह ने देना है, आप ये टेंशन ना लें, अल्लाह ताला इनका अच्छा बुरा सब कुछ बेहतर कर देंगे। तो लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन मैं उसको ले गया हूँ और उसको वॉशरूम करवा दिया। अब वो लड़की जब वापस आई घर तो किसी को भी नहीं पता था, लेकिन कुछ मेडिसिन ज़रूर थी, और 2-4 दिन गुजरे उसके कमरे में मेडिसिन मेरी मम्मा ने देखी और उन्होंने समझ गई कि कोई मामला है। मेरी बीवी का रंगत जो थी वो भी अजीब सी हो रही थी, और उसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि ये दवाइयाँ किस चीज़ की हैं। तो उसने कहा वैसे ही हैं। लेकिन मेरी माँ ने जब ज़ोर दे के पूछा तो उन्होंने कहा कि अपने बेटे से पूछ लीजिएगा। शाम को मैं घर आया हूँ, मेरे वालिदा ने मुझे फ़ोन किया था जल्दी आ जाना। मैं घर पहुँचा हूँ, मेरे वालिद वालिदा बैठे हैं और वो दवाइयाँ सामने पड़ी हैं, और मैं देख के परेशान हो गया कि क्या मसला हो गया है। मेरे वालिद ने जब मुझसे पूछा कि ये सब कुछ क्या है, तो मैंने उनको समझाना चाहा कि इसी तरह से ये प्रेग्नेंट हो गई थी और मैंने नहीं चाहता था कि हमारे यहाँ अभी बच्चा हो, तो मैंने उससे ज़ाया करवा दिया। ये अल्फाज मेरे मुँह से निकलने थे कि मेरी माँ जो है वो धाड़े मार मार कर रोने लगी, चीखने लगी कि ज़ालिम तुमने ये क्या कर दिया। मेरे वालिद जो है उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार मेरे ऊपर हाथ उठाया और मुझे मारा, और मैं उनकी मार खा रहा था। और इसी दौरान मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैंने कहा मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं इसे तलाक दे रहा हूँ। मेरे वालिद को और गुस्सा आया और उन्होंने मुझे धक्के दिए। उन्होंने कहा निकल जाए इस घर से। कहता मैं तो पहले से ही तैयार था कि मैं इस घर में रहने नहीं चाहता। मैंने उस घर से कदम बाहर निकाले और मैं चला गया। मैंने अपनी नौकरी शौकरी की, उसके बाद दोस्तों के साथ रात को बार में भी गया, खूब मज़े किए। मेरे जो दोस्त थे वो मुझे अक्सर कहते थे कि क्या तूने मुसीबत अपने गले डाल ली है, एक ऐप वाली लड़की के साथ शादी की हुई है। मुझे डीमोटिवेट करने वाले ज़्यादा मेरे दोस्त ही थे जो कहते थे कि ये अच्छा नहीं है। अब मुझे ये बुरा लगने लगा था, तो अब मैं उसे तलाक दे चुका था। अब मेरे घर में क्या हुआ, उस लड़की के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे उससे कोई खबर नहीं थी। मैंने एक क्वार्टर लिया, वहाँ रहना शुरू कर दिया। उसके बाद नौकरी कर रहा था, कमाई आ रही थी। अब कुछ वक्त गुजरा तो मुझे लगा कि मुझे शादी करनी चाहिए। अब जो फ़ैसले मैंने पहली अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से लिए थे, मैं उन फ़ैसलों से हटकर एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा था जो मिडल सी हो, ना इतनी मॉडर्न हो, ना ही इतनी वो पर्दे की पाबंद हो, ना ही दीनी हो, लेकिन वो मुझे समझती हो। अब कुछ वक्त गुजरा, कुछ वक्त के साथ साथ मुझे एक यूके नेशनैलिटी वाली एक लड़की मिली, और उस लड़की के साथ मेरी बातचीत हुई। उसके बाद हमने निकाह कर लिया। अब हम इकट्ठे रहने लगे। पहले 2-3 महीने तो ठीक गुजरे, उसके बाद कुछ अजीब से मामलात होने लगे। अब उसकी सहेलियां आ जाती, घर के काम मैंने करने, और मैंने देखा कि मैं उसको उठा नहीं सकता था। अगर मैं किसी काम के लिए उसको उठाता तो वो आगे से चीखती थी, और वो सारे काम मुझे खुद करने पड़ते थे, जो कि मेरी पहली बीवी जो है वो मेरे बिना बोले ही करती थी। सारी रात मेरी टांगें दबाती थी। अब यहाँ का मामला ये हो गया कि मैं उसकी टांगें सारी रात दबाता था, और मैं ये सब कुछ इसलिए किए जा रहा था कि अगर मैं इसके साथ भी लड़ता हूँ तो मेरे वालिदैन मुझे कहेंगे कि देखा तूने जो फ़ैसला किया वो गलत है, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढी थी। मैं इस चीज़ को देखते हुए उसके साथ जो भी मामला थे उनमें चल रहा था। और अब उसकी सहेलियाँ आने लग गई, और उसकी सहेलियाँ जब आती थी उनमें कुछ मुस्लिम, कुछ गैर मुस्लिम, इस तरह से कोई पाकिस्तानी, कोई इंडियन, कोई बंगाली भी होती थी, और वो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी मुझसे मंगवाती जो हराम होती थी। मैं अपनी बीवी का मुलाजिम था, मैं नौकर था, मैं जो वो कहती वो लेके आता, वो सारी चीज़ें उसे प्रोवाइड करता। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की तो उसने कहा कि देखो तुम अपने आप में रहो, मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करो, नहीं तो इस घर से निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ। अब मैं खामोश था, और कुछ वक्त गुजरा तो मेरी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। अब अल्लाह ताला ने हमें एक बेटी दी। जैसी बेटी आई तो उसके नाज नखरे और बढ़ गए, और उसके बाद एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, 3 बेटियाँ हो गई।
तीन ही बेटियां हुई तो मेरी बीवी जो है उसने उल्टा मुझसे लड़ाई शुरू कर दी कि औलाद जो है वो शौहर के नसीब से होती है और मुझे बेटा चाहिए, तुम्हारे नसीब में बेटा है ही नहीं, तुम मुझे बेटा नहीं दे सकते। अब हमारे मामला और बिगड़ने लगे। ऐसा ऐसा हमारे मामला इतने बिगड़े कि मेरी बीवी जो है वो एक दिन मेरे ऊपर चिल्लाई और उसने मुझे कहा था कि ऑमलेट बना दो प्याज और आलू डालकर। मेरे पास प्याज और आलू नहीं थे, प्याज थे सिर्फ, मैंने उसकी टमाटर डालकर उसको ऑमलेट बना दिया। अब मैंने उसको ऑमलेट दिया तो उसने वो खाते हुए प्लेट उठा के मेरे मारी और जब उसने प्लेट मुझे मारी मैं उससे बेजार आ चुका था। मैं तो सिर्फ अपने बच्चियों के लिए वजह से उसके साथ जी रहा था। तो मैंने उसको थप्पड़ मारा, उसने मुझे थप्पड़ मारे, हम दोनों के दरमियान अच्छी खासी हाथापाई हुई, उसको कुछ ज़्यादा ही लगी। उसने पुलिस बुला ली। पुलिस बुलाने के बाद मेरे ऊपर कई सारे उसने एलिगेशंस लगाई और उसके बाद मुझे पुलिस जेल ले गई। जेल से जैसे भी मैं निकला हूँ, निकलने के बाद मैं उसके पास आया, उसने मुझे डिवोर्स का नोटिस दे दिया, डिवोर्स हो गई। अच्छा, एक चीज़ और बताता चलूँ, कहता जब मैंने उस औरत से शादी की तो कुछ वक्त के बाद मुझे पता चला कि वहाँ करीब एक मस्जिद है और जो मेरी पहली बीवी थी उसकी शादी उस मस्जिद के मौलवी साहब से हो चुकी है। जब मैंने देखा कि उसकी शादी उससे हो चुकी है तो जो बोझ मैं बर्दाश्त कर रहा था, मैं समझ रहा था कि मेरी गलती थी, मैंने उससे छुटकारा महसूस किया कि चलो मेरी गलती थी लेकिन किसी ना किसी से उसकी शादी होगी, मुझे उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। अगर मैंने उसको छोड़ दिया है तो अब अल्लाह ने उसके लिए कोई अच्छा कर दिया है। मैं अपने आप में मुतमईन हो चुका था। इधर मेरी बीवी ने तलाक ले लिया और तलाक लेने के बाद उसने बच्चियां जो है उनकी कस्टडी के लिए केस फाइल कर दिया। मैंने उसे बहुत कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे ले लो, आधी जायदाद तो मेरे नाम पे जो भी था वो तुम ले चुकी हो, लेकिन बाकी भी अगर कुछ चाहिए तो ले लो, मुझे मेरी बच्चियों की कस्टडी दे दो, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन उस औरत ने एलिगेशन ऐसी लगाई कि ये मर्द जो है ये मारता है पीटता है, इसलिए बच्चियों को इससे खतरा हो सकता है। तो अदालत ने उनकी प्रोटेक्शन मुझे नहीं दी और बच्चियाँ उसके हवाले कर दी। अब मैं खामोश था और अपने घर में रह रहा था। अब ऐसा ऐसा मेरे जहन में एक और बात आने लगी कि ये सब कुछ जो हो रहा था ये मेरी सारी उस पहली गलती की वजह से मुझे सज़ा मिल रही है और इस सज़ा को मैं कैसे सही कर सकता हूँ। मैं अपनी पहली बीवी से दोबारा शादी करना चाह रहा था। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी। अब मैंने ऐसा ऐसा मस्जिद जाना शुरू कर दिया, मौलवी साहब से बातचीत करनी शुरू कर दी और कुछ वक्त के साथ साथ मैंने अपने घर भी जाना शुरू कर दिया। मेरे माँ बाप मुझे बुरा भला कहते और ऐसा ऐसा उन्होंने मेरी बातें सुनी और मुझे माफ़ कर दिया और अपने घर में रहने दिया। अब मैं अपने वालिदैन को सारी कहानी सुनाई और उसके बाद मैं चाह रहा था कि मेरी पहली बीवी से दोबारा शादी हो जाए। इस चीज़ को लेकर मैं बड़ा स्ट्रेस में था। मैं रोज़ मस्जिद जाता। आहिस्ता आहिस्ता मैंने मौलवी साहब से दोस्ती कर ली। मौलवी साहब मुझसे कोई 2 साल छोटे थे और दोस्ती के दौरान उनको अगर कोई काम पड़ जाता मैं उनकी हेल्प कर देता और करते कराते को मैंने 1400-1500 पाउंड जो है उनके ऊपर कर्जा चढ़ा दिया था। कभी 100 दे दिया, कभी 200, कभी 50। और मौलवी साहब जो है उनके पीछे गांव के कुछ मामला थे पाकिस्तान में, इस वजह से उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती थी और मस्जिद में इतनी तनख्वाह नहीं थी और प्राइवेट वो एक नौकरी भी करते थे जो इतनी अच्छी इनकम नहीं दे पा रही थी। अब मुझे ये था कि मैं मौलवी साहब से कैसे कहूँ कि मैं उनकी बीवी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब मुझे लगा कि अब गर्म लोहा हो रहा है, अब मैं चोट मारने के काबिल हो जाऊंगा। कहते कि मैं मौलवी साहब के पास बैठा हूँ। मौलवी साहब ने मस्जिद में नमाज के बाद ऐलान किया कि मेरे वालिद साहब जो है उनको कैंसर हो गया और उनका जो इलाज का खर्चा है वो तकरीबन 18-19 हज़ार पाउंड बनता है यूके का। तो पाकिस्तान में इतने पैसे चाहिए। अब कुछ लोगों ने उसकी हेल्प की, 10-11 हज़ार पाउंड हो गए और उसके बाद वो मौलवी साहब खामोशी से बैठे हैं। लोग उठ के चले गए। मैं उनके पास गया हूँ। मैंने उनसे कहा कि कितने हो गए। उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा ये बाकी पैसे मुझसे लें और आप जाएं और अपने बच्चों का इलाज करवाएं। और उसके बाद मौलवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ गए अपने वालिद का इलाज करवाने के लिए। और इसी दौरान मैं पीछे से मौका ढूंढता रहा हूँ कि उनकी बेगम जो है उनका नंबर कहीं से ढूंढ लूँ या उनसे कोई मुलाकात हो जाए। 1-2 बार उनकी मिसेज जो है मेरे पास से गुजरी है। मैंने उसको देख के स्माइल की लेकिन उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया, खामोशी से चली गई। उनकी स्माइल का जवाब मेरी स्माइल का जवाब देना बनता भी नहीं था। मैंने काम ही ऐसा किया हुआ था। अब वक्त गुजर गया। 2 माह के बाद मौलवी साहब वापस आए। मैंने उनसे बातचीत की। अब मौलवी साहब एक दिन बैठे और मुझे कहते कि आपके मेरे ऊपर बड़े एहसान हैं, मैं क्या करूँ कि आपके एहसानों का बदला चुका सकूँ। अब मैं उनके पास बैठा हूँ। मैंने उनको पहले सारी अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह से मैंने उनकी बीवी है उससे शादी की, वो मेरी रिश्तेदार है। फिर मैंने एक और औरत से शादी की, किस तरह मैंने पहली लड़की से मोहब्बत की थी। सारी कहानी सुनाने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप मेरे ऊपर एक एहसान करें, आप अपनी बीवी को तलाक दे दें ताकि मैं उससे शादी कर सकूँ। मैं अपने गुनाह का अजाला करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। और मौलवी साहब कहते हैं कि खामोश रहे। उन्होंने कुछ लम्हे मेरी तरफ देखा और देखने के बाद उन्होंने मेरे हाथों से अपने हाथ छुड़ाए और उठकर चले गए। आज 2 महीने होने वाले हैं। मौलवी साहब ने दोबारा मुझसे बात तक नहीं की और मैं इंतज़ार में हूँ कि कब वो अपनी बीवी को तलाक दे, मैं उससे शादी करूँ।
अब आप लोग इस पे क्या कहते हैं कि क्या मौलवी साहब को अपनी बीवी को तलाक दे देनी चाहिए? मेरी राय तो ये है कि मौलवी साहब को कभी भी अपनी बीवी को तलाक नहीं देनी चाहिए। ये शख्स जो जज्बाती और गलत जहन का है, जो गलत पे गलत फ़ैसले किए जा रहा है, एक के बाद एक फ़ैसला इसने गलत किया। अब क्या पता इस फ़ैसले के बाद भी कोई ऐसा चांद चढ़ाए कि जो ऐसा हो जाए कि बस नुकसान ही नुकसान हो। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप अपनी कोई कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0300252069। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।